सो अब हम लोग अपने डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने पहले तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होती है उसके थ्रू बेसिक तरीके के ग्राफ्स बनाना सीखे थे। और फिर हम आ गए थे पाइथन के पैंडास लाइब्रेरी के ऊपर, जिसमें हमने ये जाना था कि पैंडास एक ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे हमारा डेटा सेट सीएसवी में हो, हमारा डेटा सेट जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पावर बीआई या टैबलो में भी आप देखते हैं कि एसक्यूएल सर्वर है या एक्सेल वर्कबुक है या टेक्स्ट या सीएसवी फाइल है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा सोर्सेज होते हैं जहाँ पे हमारा डेटा दिया जाता है जिसकी हमें एनालिसिस करनी होती है। उसी तरीके से पाइथन में भी हम पैंडास की मदद से डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट आप लोग को बताया था कि पैंडास में जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक को हम सीरीज कहते हैं और एक को हम डेटा फ्रेम कहते हैं, जो वन डायमेंशनल होता है। यानी कि अगर हम बात करें लाइक अगर हम किसी डेटा सेट के एक फाइल एक पर्टिकुलर कॉलम को ही सेलेक्ट कर ले, इस एक कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस एक कॉलम को हम सीरीज कहते हैं। एक सीरीज कहेंगे ये एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, तीसरी चौथी पांचवी, तो हम कहेंगे पांच अलग अलग सीरीज हैं यहाँ। और ये जो पूरा हमारा है जिसमें हमारे रोज हैं, कॉलम्स हैं और साथ में इंडेक्स भी है। हर एक रो का एक इंडेक्स है। इंडेक्स माने पोजीशन, यानी हम कहेंगे ये दूसरा, ये तीसरा। देखो इसमें कहते हैं ना, जैसे इसको क्या कहते हैं, B3, ठीक है। तो जैसे एक्सेल में हर एक सेल का अपना एक पोजीशन होता है, वैसे ही pandas में भी हर एक रो की एक रो का एक नंबर होता है, एक रो का एक इंडेक्स होता है। तो ये pandas में था। फिर हम लोगों ने सीखा था कि हम डेटा फ्रेम्स को डिफरेंट डेटा के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने सीएसवी, एक्सेल, डिक्शनरी, लिस्ट, इन सब के एग्जाम्पल भी देखे थे। और ये सारे वीडियोस हम लोग यहाँ तक बना चुके हैं। तो ये पार्ट 5 में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है और वहाँ पे आप जाके पूरा देख सकते हैं। मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे पूरी प्लेलिस्ट को एक बार में देखने में, ताकि आप रिवाइज कर सके अभी तक। अब अगर आपको अभी तक का आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग आज जो करने वाले बिल्कुल जीरो से डेटा फ्रेम के बेसिक फंक्शन सीखने वाले, और इसके लिए हम किसी पर्टिकुलर डेटा सेट का इस्तेमाल करेंगे। जो डेटा सेट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले वो ये आइरिस डेटा सेट है। और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, आइरिस डेटा सेट एक ऐसा डेटा सेट है जो तीन अलग अलग फूलों का डेटा सेट है, तीन अलग अलग फ्लावर्स का डेटा सेट है, जिसमें हमारे पास उसके स्पेशीज के नाम दिए हुए हैं। तो सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ हमें फूलों की दी हुई है और उनके स्पेशीज के नाम है, और ये वो इमेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन अलग अलग तरीके के फूल हैं, जिसमें एक को वर्सी कलर कहते हैं, एक को सेटोसा कहते हैं, एक को वर्जिनिका कहते हैं। ये उनकी सेपल है और ये इनकी पेटल है। आप देख रहे हैं इन दोनों फूल को देखिए अगर, तो इसकी सेपल की विथ काफ़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, और इसकी सेपल की विथ कम है, ऐसा। सो ऑल्दो ये एक ही स्पीशीज, मतलब एक ही उसके फूल है, एक ही नाम के फूल है, आइरिस, मगर इनका जो स्पीशीज है वो तीनों के अलग अलग है। सो अब हमारा ऐसा कोई भी डेटा दिया होता है, जैसे कोई सीएसवी फाइल है, एक्सेल फाइल है, व्हाटएवर, तो इसका एक सबसे इजी तरीका है, पहले उसे आप कोलैब के अंदर यहाँ पे लोड कर लीजिए। और यहाँ पे से हमने आइरिस को लोड कर लिया। अब ये लोड हो रहे, और अब आप यहाँ देख रहे हो सीएसवी फाइल हमारी लोड हो गई। और लोड होने के बाद आप अब आपका पहला स्टेज पूरा हो गया।
अब आती है बारी यहाँ पाइथन कोड लिखने की, और सबसे पहले इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी हम करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एसपीडी, और इंपोर्ट पांडास एसपीडी करके हम इस कोड को रन कर देंगे। यहाँ से ये एक एक सेल रन होती जाती है, तो एक सेल रन हो गई और पेंडास हमारा एक एलियस पीडी नाम से लोड हो गया। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अब अगले पार्ट में हम लोग इस पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके ये जो टैबुलर डेटा है इसे रीड करेंगे और डेटा फ्रेम बनाएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, डेटा फ्रेम एंड सीरीज ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो पांडास के थ्रू बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए कि एक तरफ आप ऐसी एक सीएसवी फाइल दोगे, तो एक तरफ आप ऐसे ही एक टैबुलर स्ट्रक्चर या किसी भी टाइप का, ये अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकता है, जेसन हो सकता है, सीएसवी हो सकता है, तो एक तरफ आप इसको इनपुट करोगे, तो ये हमारे सीएसवी फाइल एक तरफ इनपुट होगी कि लो भैया पांडास ये लो, और पांडास इसे क्या करेगा, प्रोसेस कर सकता है, रीड कर सकता है, और आउटपुट में ये हम लोगों को दो चीज़ें दे सकता है। आउटपुट में ये हम लोगों को एक तो डेटा फ्रेम दे सकता है या फिर सीरीज भी दे सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा डेटा 2D है, तो जो डेटा फ्रेम होता है वो 2D होता है और सीरीज 1D होता है। तो अगर हमारा डेटा फ्रेम, जो डेटा हम रीड कर रहे हैं वो 2D डेटा है, आप लोग इस सबसे फेमिलियर हो ना, 2D डेटा है। लाइक यहाँ पे आप रोज एंड कॉलम सब कुछ भी देख रहे हो, और इसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेटा फ्रेम को बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मुझे ये बताइए, ये फाइल किस टाइप की है, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इस फाइल CSV। सो हमें CSV रीड करना है बेसिकली, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम CSV रीड करते हैं, तो हम कहेंगे डेटा इज इक्वल, सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं, तो PD जो पेंडास का अब का नाम है, डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, तो ये पहला मेथड है रीड CSV, जिसके थ्रू आप बस इस CSV फाइल का पाथ दे देते हो। तो यहाँ से हमने कहा कॉपी पाथ, और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया, और ये रीड हो गया। सो अब आप देखिए क्या हुआ, जो यहाँ पे हमारी फाइल थी, जैसा डेटा हमें एक्सेल फाइल में दिख रहा था वही सेम अब यहाँ दिखने लगा, और ये एक डेटा फ्रेम है। तो इसको हम लोग बस क्या करते हैं, ऐसे df नाम के वेरिएबल में इस पूरी बात को सेव कर लेते हैं। ओके, तो हमें पता है कि अभी आपने देखा इस कोड का आउटपुट क्या आ रहा था, वो पूरी टेबल आ रही थी ना, तो उसको आपने df में सेव कर लिया। और ये df क्या है, ये df बस एक वेरिएबल है, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक वैल्यू होल्डर होता है। वेरिएबल एक वैल्यू होल्डर होता है जिसके अंदर आप वैल्यू होल्ड करते हैं। जैसे अगर आप लिख दें x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है, x एक वेरिएबल है जिसमें 5 इंटीजर वैल्यू होल्ड है, यही मतलब है, हम लोग ने शुरुआत से पढ़ा। उसी तरीके से df बराबर ये, इसका मतलब ये है कि df एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें एक डेटा फ्रेम वैल्यू होल्ड है, और वो डेटा फ्रेम वैल्यू ये है, ये पूरी कहानी। तो अब अगर हम इस df को प्रिंट कर देते हैं तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब हम अपने पांडास के मेथड पढ़ते, और एक एक करके हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे। आप लोग नोट बनाना शुरू कर दीजिए। जब कभी भी आप एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस शुरू करेंगे पाइथन के थ्रू, पांडास के थ्रू, तो आप इन मेथड्स का यूज करते जाएंगे, ठीक है। और इससे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा सेट मिलता जाएगा। पहला है प्रिंट
टॉप n रोज ऑफ द डेटा। ओके, और ये जो मैं कह रहा हूँ प्रिंट टॉप n रोज, ये हम लोगों ने टैब्लो में भी किया है, हम पावर बीआई में भी सिखाएंगे, और हम लोग इसमें भी सीख रहे हैं पाइथन में। ठीक है, तो हमने जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारा वेरिएबल है df और हेड वो मेथड है। ओके, अगर आप इसे ऐसे ही हिट कर देते तो ये टॉप 5 रोज दिखा देता है। बाय डिफॉल्ट कितनी दिखा देता है, 5 रो। देख लो, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है इसलिए 4 तक जा रहा है, तो ये टॉप 5 दिखा देता है। पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि नहीं भैया ये इतनी नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए, तो आप ऐसे करेंगे तो वो नहीं है। तो अगर आप इसके बीच में इस फंक्शन में ये आर्गुमेंट पास कर देते हैं 4 5 कुछ भी, तो वो उतने नंबर ऑफ रोज पास करेगा। और अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, सिर्फ एम्प्टी छोड़ देते हैं, तो ये 5 प्रिंट करेगा। तो ये हो गया टॉप n रोज। विल यू ऑल रिमेंबर दिस? इसी तरह से प्रिंट बॉटम 5 भी होता है, ठीक है, यानी लास्ट के 5। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, df डॉट टेल और ऐसे। ऑब्वियसली टेल में भी अब जैसे मैं लिख देता हूँ प्रिंट बॉटम 150, क्योंकि मुझे पता है 150 ही, तो वो पूरी ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, बट ऐसे आप 5 6 2 3 जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं। तो ये दो बेसिक मेथड है, क्योंकि आज का हमारा चैप्टर ये बेसिक फंक्शंस या बेसिक मेथड्स ऑफ डेटा फ्रेम, तो वो सारे हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं मेथड्स बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे ऐसा आ गया, अभी हम AI वाई का यूज़ नहीं करें, बाद में करेंगे। अब यहाँ पे df डॉट टेल हो गया, ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब अगला है नेम ऑफ ऑल कॉलम्स। अगर हमें अपने डेटा सेट के या डेटा फ्रेम के सभी कॉलम्स के नाम को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे एक मेथड नहीं, एक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम है df डॉट कॉलम्स। ओके, मैंने कहा मेथड नहीं प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, राउंड ब्रैकेट्स का, यहाँ नहीं किया। ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रही है प्रॉपर्टी, ये हमें हमारे जो डेटा फ्रेम है उसके सभी कॉलम के नाम दे रही है सिंपली। कॉलम के नाम जो दे रही है, इससे हम यहाँ से ये नाम कॉपी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इसका हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं जो आगे आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली। एक कि टॉप के n रोज या टॉप के n जो हमारे वैल्यूज है उन्हें कैसे दिखाया जाए, बॉटम के n रोज और सभी कॉलम्स के नाम। इज इट क्लियर? यस सर। फिर तीसरा एक और बहुत बेसिक मेथड है जिसको हम डिस्क्राइब कहते हैं, डिस्क्राइब द डेटा। और ये जो डिस्क्रिप्शन है एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, मीन, यानी कि, और इसके अलावा फर्स्ट आपका होता है 25%, 50%, 75%, इस तरीके के हमारे वैल्यूज होते हैं। और ये वैल्यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे df डॉट डिस्क्राइब। ओके, ये मेथड है। इस मेथड से देखो क्या आउटपुट आता है। इस मेथड से आउटपुट आया, हमारे पास टोटल 5 कॉलम थे। कितने? 5। देखो 1 2 3 4 और 5। इन पांचों कॉलम्स में से 4 ही न्यूमेरिकल थे। ओके, तो पहली चीज तो ये जो डिस्क्राइब मेथड है वो आपके सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम का ही आउटपुट दिखाएगा। ओके, ये क्लियर है? ये जो डिस्क्राइब मेथड है ये हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम का ही आउटपुट दिखाएगा। ओके, तो ये पहली चीज हो गई।
और दूसरा ये हो गया कि जो ये कॉलम, इसमें अब आप देखो क्या क्या ये वैल्यूज दिखा रहा है। पहला काउंट दिखा रहा है। काउंट का मतलब तो यही है कि सभी में 150 वैल्यूज है। इसका मतलब सभी कॉलम में, जैसे अगर हम यहाँ पे भी देखें तो सभी कॉलम्स में टोटल 150 वैल्यूज है, 150 पहला ये है। दूसरा मीन, लाइक जितने भी फूल यहाँ पे दिए हुए हैं उन सभी के सेपल लेंथ का मीन कितना है। ठीक है, सेपल लेंथ की मीन वैल्यू क्या है। तो हमने भी थोड़ी देर पहले जैसे एक ग्राफ बनाया था, तो इसमें अगर हम सिर्फ जैसे सेपल लेंथ ले लें और इसको स्कैटर पे दिखा और इसको डोंट समराइज करोगे तो ये एक रेंज आती है। ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ से कुछ शुरू हो रही है और यहाँ पे कुछ जा रही है, 4.3 से 7 तक कुछ जा रही है, पर इसका एक मीन भी तो होगा। ठीक है, वो मीन वहाँ पे वो दिखा रहा है। ठीक है, और उसका मीन जैसे अगर हम इसको एक्चुअली देखते हुए सेपल है, तो जैसे इसमें भी हम यहाँ से मीडियन मीन एवरेज जैसे देख सकते हैं, ये एक एवरेज दिखा रहा है 5.84 और यहाँ पे भी 5.84। ठीक है, तो वो मीन दिखा रहा है और इसी तरह हर एक वेरिएबल का मीन आ रहा है। फिर ये एसटीडी जो होता है इसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड चैप्टर करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है जो वेरिएंस निकालने से होता है, और वेरिएंस क्या होता है वो हम सीखेंगे। तो एक हम आगे चल के आप हमें याद दिलाएगा, एक चैप्टर हम करेंगे जिसमें हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच में डिफरेंस या इसके बीच में रिलेशन जानेंगे और ये होता क्या है, ये दिखाता क्या है वो समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये जान सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज़्यादा है तो इससे ये समझ में आता है कि जो डेटा है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पॉइंट्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है। एक्चुअली इसको हम और डिटेल में समझाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिनिमम आप सबको पता है क्या होता है, लाइक जो अभी हमने देखा है यहाँ ग्राफ पे भी देखा कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी। ठीक है, इधर से दिखेगी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो दिखेगी। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे दिखाता है, मिनिमम और मैक्सिमम, और फिर ये क्वार्टाइल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। तो ये भी एक चैप्टर हमारा होगा आगे जिसमें हम लोग क्वार्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सब जो लोग स्टैटिस्टिकल बैकग्राउंड से जो स्टैटिस्टिक्स समझते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें उनको पता होती हैं, पर जो लोग नॉन स्टैटिस्टिक्स या आपने शायद पढ़ा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा, तो हम लोग इनको भी समझेंगे ये क्या होता है। और हम लोगों ने एक प्रॉपर वीडियो किया है, लाइक व्हाट इज़ अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो यहाँ पे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के अंदर हमने पूरा समझाया है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसके बारे में पूरा हम लोगों ने समझाया है। सो ये वीडियो आप लोग पहले से अगर देखेंगे और जब मैं आपको फिर ये क्वार्टाइल्स का मतलब समझाऊंगा तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये एक हम लोग के डेडिकेटेड चैप्टर्स होने वाले। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्क्राइब फंक्शन है, इस तरीके से हम किस तरीके से उस वेरिएबल की वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये हमें देखने को मिलता, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है और इसके थ्रू हम लोग ये सारा एनालिसिस कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको एवरेज, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब पता लगता है और उन चीज़ों से हम क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे। ये इम्पोर्टेंट मेथड होने वाला है। और इसी तरीके से एक इम्पोर्टेंट मेथड और भी है इंफॉर्मेशन। जैसे एक तो हो गया डिस्क्रिप्शन और दूसरा टर्म है इंफॉर्मेशन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमने क्या यूज़ किया मेथड, डिस्क्राइब, और इंफॉर्मेशन के लिए
df.info, ये भी एक बेसिक मेथड है और इसके थ्रू आप देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें आ रही है हमारे लिए। एक तो आ रहा है कि किस टाइप का इंडेक्स है। ओके, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि डेट टाइम इंडेक्स होता है, राइट, और रेंज इंडेक्स होता है, अगर आपको ध्यान होगा, अदरवाइज आप उसे रिवाइज कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो रेंज इंडेक्स है, दिख रहा है। जो इंडेक्स है हमारे डेटा फ्रेम का, यानी हर रो की जो एक पोजीशन है, हर रो का जो एक इंडेक्स है वो क्या है, वो एक इंटीजर वैल्यू है और 0 1 2 ऐसे शुरू है। कि इंडेक्स भी कई प्रकार के होते हैं और ये रेंज इंडेक्स है, जिसमें अगर आपको ऐसा नॉर्मल इंडेक्स दिखाई दे रहा है, राइट, जो डिफॉल्ट है, तो वो रेंज इंडेक्स होता है। ऐसे रखते मजा। रेंज इंडेक्स, रेंज यानी 0 से शुरू होके और जो लास्ट नंबर ऑफ वैल्यू है उससे 1 माइनस तक जाए, ठीक है। फिर आपका होता है एक और तरीके का इंडेक्स हम लोग पढ़ेंगे, डेट टाइम इंडेक्स, जिसमें डेट टाइम वाला कोई कॉलम हम इंडेक्स में डाल देंगे। और वो एनालिसिस कहाँ पे काम आती है, जैसे सेल्स की फोरकास्टिंग करनी, प्रॉफिट की फोरकास्टिंग करनी है, किसी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू दी है उसकी फोरकास्टिंग करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है, तो वहाँ पे डेट टाइम इंडेक्स आता है। सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आयुष डिजिटल मार्केटिंग के डेटा पे काम करता है, राइट, तो डिजिटल मार्केटिंग के डेटा में हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं। कैंपेन में क्या करते हैं, जैसे एक कैंपेन होता है ना कि हमने मान लो कोई एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया, तो वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक डेट को शुरू होगा, दूसरी डेट को एंड होगा, तो हम लोग उसमें भी वो लगाएंगे। तो ये इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये जो इन्फो है ये एक और भी अच्छी चीज बताता है, ये हमें ये भी बताता है कि कितनी वैल्यूज नॉन नल है। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, सभी कॉलम में टोटल 150 वैल्यूज हैं और वो सब नॉन नल है, यानी कि ये सारी वैल्यूज अवेलेबल है, कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं। हम लोग एक और डेटा को अपलोड करते हैं यहाँ पे, पेंगुइन्स। पेंगुइन को मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को। जिस तरीके से आइरिस फूलों का डेटा है, वैसे ही पेंगुइन्स तीन अलग अलग प्रकार की पेंगुइन्स का डेटा है। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, इसे हम pn नाम दे देते हैं। pn इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडर स्कोर csv। अब फिर वही कर रहे हैं क्योंकि इस बार हमें पेंगुइन वाला पढ़ना है, तो इसको हम pn नाम से सेव कर दे रहे हैं। जो हमने आइरिस वाला सेव किया था उसे df बोल दिया था, इसे pn बोल दे रहे हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर हम pn डॉट हेड करते हैं तो आप देखेंगे ये सारे पेंगुइन के वैल्यूज आ गए, राइट। अभी आप लोग को यहाँ कहीं नैन नजर आ रहा है, नैन, यस सर। तो ये जो नैन है ये नॉट अ नंबर है, ओके, ये एक मिसिंग वैल्यू है। क्या है, मिसिंग वैल्यू। तो अब अगर हम pn का इन्फो डालते हैं, लाइक pn डॉट इन्फो, ओके, तो देखो क्या हुआ, कह रहा है कि टोटल यहाँ भी है तो रेंज इंडेक्स, टोटल 344 344 एंट्रीज हैं, 0 से शुरू होती हैं और 343 तक जाती हैं। आईडी में 344 नॉन नल है, इन सब में है। पर यहाँ देखो क्या हुआ, बिल लेंथ में। इससे आपकी क्या समझ में आता है, तो यहाँ पे नल वैल्यू है, उसको हटा के बाकी काउंट करके यहाँ पे मेंशन किया है। राइट। और जेंडर में भी देखिए 333। सो जेंडर में जो 333 वैल्यूज हैं वो हमारी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। सो ये इसका एक है केस। अच्छा, हम एक छोटा सा काम और भी करते हैं टेस्ट करने के लिए, एक और मेथड पढ़ते हैं, और इस मेथड का नाम होता है सेट इंडेक्स। क्या, सेट इंडेक्स। अभी तक आपने देखा कि
हम अपने डेटा सेट में या डेटा फ्रेम के डिफॉल्ट इंडेक्स के साथ ही काम कर रहे थे, बट सपोज करो कि हम किसी और कॉलम को इंडेक्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आईडी दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, तो इस आईडी को भी हम किसी कॉलम को भी इंडेक्स बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, अब जैसे pn.info किया, तब भी है वो रेंज इंडेक्स ही, क्योंकि वो इंटीजर है। बट जब हम pn.head करेंगे या pn को देखेंगे तो आप देखेंगे अब 1 2 से शुरू हो रहा है। सॉरी, हमें एक्चुअली इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब हम सेट करेंगे ना तो उसको हमें फिर उसके आगे इन्फो लगाना पड़ेगा। अब ऐसे देखें तो अब देखो इसे इंट इंडेक्स बोला जा रहा है, दिख रहा है? यानी कि एक ऐसा कॉलम जो इंटीजर था, जो ऊपर दिखा था हम लोग ना कि ये देखो इंटीजर था ऊपर दिखा था, तो वो बन गया इंडेक्स। ठीक है, और इसका हेड देखेंगे जब, तो इसके आगे हेड, तो अब देखो आईडी जो कॉलम है वो खिसक के इंडेक्स बन गया, दिख रहा है? सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले pn लिया, यानी कि जो हमारा पेंगुइन पूरा डेटा सेट था, फिर उसमें सेट इंडेक्स किया आईडी नाम के कॉलम को, फिर वो जो डेटा फ्रेम आया उसके टॉप 5 रोज में उठा रहा है। ये वाला आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। ये डॉट लगा लगा के हम लोग उसमें आगे जा मतलब और ज्यादा ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से यही इसका बेनिफिट है। और अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, लाइक जो pn.setIndexID है, इसे pn1 से ऐसे एक नए नाम से सेव करो कि अब ये pn1 हो गया। तो जो pn1 है वो प्रिंट करोगे तो उसमें वही आउटपुट आ गया होगा, और इसका डॉट इन्फो वगैरह ले लो। ठीक है, तो इसका आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो ऐसे pn1 डॉट डिस्क्राइब, तो इससे आपके जैसे बिल लेंथ, बिल ये वो सबका क्या है एवरेज, लाइक बिल लेंथ का एवरेज क्या है, बिल डेप्थ का एवरेज क्या है, फ्लिपर का क्या है, बॉडी मास का क्या है, ईयर का एवरेज निकालने कोई वो नहीं, बट ईयर यहाँ पे दिया है कि ये किस ईयर में डेटा कलेक्ट किया गया था। तो ये हो गया। तो अभी तक हमने पढ़े जो मेथड्स हैं, फिर मैं एक बार बीच बीच में रिवाइज करवा रहा हूँ। हेड, टेल, एक प्रॉपर्टी पढ़ी, इसके आगे यहाँ पे हमने ऐसे पैरेंथेसिस नहीं लगाए, ये एक प्रॉपर्टी है कॉलम्स, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा, वो प्रॉपर्टी है। और ये मेथड है। डिस्क्राइब पढ़ा, इन्फो पढ़ा, इन्फो हमें बताता है किस टाइप का इंडेक्स है और कितने नल और नॉन नल वैल्यूज है हर कॉलम में, और हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है। जैसे ये 64 बिट फ्लोट है, ऑब्जेक्ट, जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, जैसे स्पीशीज एक स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसे ये ऑब्जेक्ट बुलाता है, स्ट्रिंग वैल्यूज को ये ऑब्जेक्ट बुलाता है। ठीक है, तो ये है। और इसके अलावा फिर हमने पढ़ा डिस्क्राइब वगैरह, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनल आज का मेथड, हाउ टू ड्रॉप अ कॉलम। ठीक है, हाउ टू ड्रॉप अ कॉलम। सो नाउ जैसे हम pn1 में मान लो ये ईयर हमारे काम का कॉलम नहीं, जैसे हमने देखा pn1.head की ईयर का हम क्या करेंगे एनालिसिस में, अगर हमें नहीं करना तो हम क्या करेंगे pn1 डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे जो हमें ड्रॉप करने हैं। जैसे हमें एक करना है तो ईयर, और सपोज करो ज्यादा करने, और अब जो है, पर अगर हम अभी कोड को रन कर देंगे
तो एक्चुअली हमारा डेटा फ्रेम कंफ्यूज रहेगा कि ये ईयर है क्या। हम रन करके दिखाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ईयर जो है वो क्या है, बट जबकि साफ साफ दिख रहा है कि ईयर कॉलम है। तो बस यहाँ पे हमें एक और पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी कि एक्सिस जो है, मतलब ड्रॉप जो हम कर रहे हैं, ईयर जो है वो कॉलम है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा। आप देखो ईयर गायब हो गया, दिख रहा है? यहाँ पे लास्ट में था ईयर, वो अब यहाँ पे नहीं है। इज इट क्लियर? पर अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो PN1 है, यानी जो हमारा डेटा है, इससे ईयर ड्रॉप नहीं हुआ है। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमें बस एक आउटपुट दिखता है, लाइक दिख रहा है कि हाँ ऐसे ड्रॉप हो जाएगा, ये एक प्रीव्यू है। और हमें एक्चुअली में ड्रॉप करना है तो हम लिखेंगे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो ये इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू एक ऐसा पैरामीटर है कि जब कभी आपको आउटपुट दिखता है कोई और आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लगा देते हैं, तो वो प्रीव्यू अब PN1 में अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब वो वाकई में ड्रॉप हो जाएगा। तो जब आप इसको रन करेंगे और फिर आप PN1 को प्रिंट करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि वो वाकई में ड्रॉप हो गया। तो ये एक कॉलम को ड्रॉप करने का ये पर्टिकुलर तरीका है। आपको एक से ज्यादा कॉलम ड्रॉप करने हैं तो आप यहाँ पे बस कॉमा सेपरेटेड ऐसे लिखते जाइए, 1 2 3। अब जैसे अब वो तो चला गया, मान लो हमें आइलैंड को भी हटाना है, तो आइलैंड लिख दिया। स्पीशीज को भी हटाना है तो स्पीशीज लिख दिया। जेंडर को भी हटाना, ऐसे करके हमने लिखा। और ये क्या, कहीं पे एक हम लोग की गलती हुई है। हाँ, यहाँ पे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद नहीं किया, तो लिस्ट बना दिया हमने कि ये लिस्ट है पूरी, इसे उड़ा दो। और जब अब देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे ड्रॉप हो गए और बाकी के बचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिसके थ्रू आप कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम से। तो हम लोगों ने सर अभी हाँ सर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, एंड या ऐसा? नहीं, इसका एक डिफरेंट तरीका ये है कि अगर तुम्हें ये नहीं लिखना है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइक PN1 इज इक्वल टू ऐसा। ये समझ रहे हो कि पहले उसको ड्रॉप करो और फिर उसी वेरिएबल में सेव कर दो, तो भी तो ड्रॉप हो जाएगा ना। हाँ। तो वही है, इज लाइक कि जो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो अब x की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x प्लस वन की होगी, वैसा ही कुछ है। सो ये हमारा एक पैंडास का बेसिक हमने पढ़ा। आप लोग इसको पूरा ट्राई कीजिए। और अभी तक जितने भी हम लोगों ने पैंडास में चैप्टर्स किए हैं वो सारे आप लोग रिवाइज कीजिए। हमारी पूरी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, डेटा एनालिसिस इन हिंदी करके। उस पूरी प्लेलिस्ट के जो सारे वीडियो के लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा। और इतना सब आप समराइज करके, इतना सब पढ़ के फिर मुझे बताइए कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या डाउट है, और हम लोग डिस्कस करेंगे उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टाइप के और एजुकेशनल वीडियोस रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस आपको मिल सके।